नमस्ते। सोचिए जरा, अगर हमें किसी स्टूडेंट की बहुत ही ध्यान से बनाई हुई हिस्ट्री की नोटबुक मिल जाए तो बस आज हम वही करने वाले हैं। इस नोटबुक के पन्ने पलटेंगे और देखेंगे कि मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत के कमजोर होने के बाद कौन-कौन से ताकतवर राज्य उभरे। तो चलिए देखते हैं इस नोटबुक में क्या क्या है। इसमें 4 मेन चैप्टर्स हैं। शुरुआत करेंगे जौनपुर और कश्मीर से, फिर बंगाल, मालवा, गुजरात होते हुए आखिर में मेवाड़ और खानदेश तक पहुंचेंगे। तो फिर पहला चैप्टर खोलते हैं, है ना? तो हमारी कहानी शुरू हो रही है उत्तर के 2 बिल्कुल अलग-अलग राज्यों से। एक तरफ है जौनपुर, जो अपनी आर्ट और आर्किटेक्चर के लिए फेमस हुआ, और दूसरी तरफ है कश्मीर, वो खूबसूरत वादी जिसका इतिहास भाई बहुत ही पेचीदा रहा है। तो सबसे पहले बात जौनपुर की। देखिए, इन नोट्स के हिसाब से इसकी नींव तो फिरोज शाह तुगलक ने रखी थी, लेकिन इसे एक आजाद राज्य बनाया मलिक सरवर ने, और उन्होंने एक बड़ा शानदार टाइटल भी लिया, सुल्तान उस शर्क, जिसका मतलब है पूरब का मालिक। हाँ, ये बात और है कि ये सल्तनत करीब 75 साल बाद वापस दिल्ली में मिल गई। और ये देखिए, ये टाइमलाइन हमें शर्की डायनेस्टी के मेन रूलर्स के बारे में बताती है, मुबारक शाह से शुरू होकर हुसैन शाह तक। यही वो सुल्तान थे जिन्होंने जौनपुर की पूरी कहानी लिखी। जौनपुर का आर्किटेक्चर तो इतना कमाल का था कि उसे भारत का शिराज तक कहा जाने लगा। आप इन नोट्स में देख ही सकते हैं, अटाला देवी मस्जिद हो या जामा मस्जिद, हर सुल्तान ने इस शहर को और भी खूबसूरत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चलिए अब जौनपुर से आगे बढ़ते हैं। ये नोटबुक हमें सीधा ले जा रही है उत्तर की खूबसूरत वादी कश्मीर में। यहाँ पर देखिए कितनी दिलचस्प बात है, कैसे 1301 में सुदेव के हिंदू राज से सत्ता बदली और 1339 में शाह मीर के पहले मुस्लिम वंश की शुरुआत हुई। लेकिन कश्मीर के इतिहास में एक ऐसा दौर भी आया जो धार्मिक कट्टरता के लिए जाना जाता है। सुल्तान सिकंदर के राज में हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ा गया, और इसी वजह से उसे एक नाम मिला, बुत शिकन, मतलब मूर्तियों को तोड़ने वाला। लेकिन इसके बिल्कुल उलट जो अगला शासक आया, उसे एक ऐसा टाइटल मिला जो उससे एक महान मुगल बादशाह से जोड़ता था। तो सवाल ये है कि आखिर उन्हें कश्मीर का अकबर कहा क्यों गया? जवाब इन नोट्स में बिल्कुल साफ है। देखिए, उन्होंने जजिया टैक्स खत्म कर दिया, गाय की हत्या पर रोक लगाई, हिंदुओं को बड़े बड़े पद दिए, और तो और महाभारत और राजतरंगिणी जैसी किताबों का फारसी में ट्रांसलेशन भी करवाया। चलिए अब थोड़ा पूरब की तरफ चलते हैं। बंगाल, एक ऐसा इलाका जिसने अपनी ताकत को एक किया और अपनी एक अलग ही कल्चरल पहचान बनाई। बंगाल की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ये पहले 3 हिस्सों में बटा हुआ था, लेकिन फिर 1345 में हाजी इलियास ने इन तीनों हिस्सों को जोड़ दिया और एक ताकतवर सल्तनत की नींव रखी, और उन्होंने टाइटल लिया शमसुद्दीन इलियास शाह। इस नोटबुक में बंगाल के कुछ सबसे असरदार सुल्तानों का जिक्र भी है, जैसे सुल्तान सिकंदर शाह, जिन्होंने पांडुआ में वो शानदार अदीना मस्जिद बनवाई। फिर गियासुद्दीन आजम शाह, जो अपने इंसाफ के लिए मशहूर थे। और हाँ, अलाउद्दीन हुसैन शाह और नुसरत शाह, इन दोनों ने भी आर्ट और कल्चर को खूब बढ़ावा दिया। तो अब हमारा फोकस शिफ्ट हो रहा है सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न कोस्ट की तरफ, जहां हम देखेंगे मालवा और गुजरात के राज्यों को। कहानी में अगला बड़ा मोड़ आता है साल 1401 में। ये वो साल था जब दिलावर खान ने मालवा को दिल्ली सल्तनत से पूरी तरह आज़ाद घोषित कर दिया। फिर होशांग शाह जैसे रूलर्स के अंडर मालवा ने खूब तरक्की की। उन्होंने अपनी राजधानी मांडू को बनाया, और मांडू तो अपने कमाल के आर्किटेक्चर के लिए मशहूर हो गया, जैसे कि जामा मस्जिद और वो फेमस जहाज महल। अच्छा, गुजरात की आज़ादी की कहानी भी ना कई स्टेप्स में पूरी हुई। देखिए, 1297 में दिल्ली सल्तनत ने इसे अपने कब्जे में लिया। फिर 1391 में जफर खान को वहां का गवर्नर बनाया गया, और आखिर में 1407 में उन्होंने सुल्तान मुजफ्फर शाह के नाम से अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। और जब गुजरात सल्तनत अपनी चरम पर थी, तो इन 3 शासकों का नाम सबसे अहम माना जाता है, अहमद शाह,
महमूद बेगड़ा और बहादुर शाह। लेकिन इन सब में एक नाम सबसे अलग चमकता है, महमूद बेगड़ा। गिरनार और चंपानेर जैसे मजबूत किलों पर उनकी जीत ने उन्हें इतिहास में एक लेजेंड बना दिया। तो चलिए, अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी चैप्टर पर। इसमें हम बात करेंगे मेवाड़ के बहादुर राजपूत राज्य की और साथ ही रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खानदेश की। नोटबुक का ये पन्ना हमें मेवाड़ की उस धरती पर ले जाता है जिसका इतिहास ही हिम्मत और बहादुरी से लिखा गया है। अलाउद्दीन खिलजी की जीत के बाद हम्मीर देव ने मेवाड़ को दोबारा आज़ाद कराया और इसी लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए राणा कुंभा ने 1448 में चित्तौड़ में वो मशहूर विजय स्तंभ बनवाया। और मेवाड़ का ये संघर्ष मुगलों के आने के बाद भी थमा नहीं। यहाँ दो सबसे बड़ी लड़ाइयों का जिक्र है। एक खानवा की लड़ाई जिसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया, और दूसरी हल्दी घाटी की लड़ाई जहाँ अकबर की सेना का सामना महाराणा प्रताप से हुआ। इतने जबरदस्त संघर्ष के बावजूद मेवाड़ के लेजेंडरी राजधानी चित्तौड़गढ़ आखिरकार जहांगीर के वक्त में मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन ही गई। और अब हमारी इस नोटबुक यात्रा का आखिरी पड़ाव, खानदेश। 1382 में बना ये एक छोटा लेकिन बहुत ही स्ट्रेटेजिक राज्य था जो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में था। करीब 200 साल तक ये दक्कन का गेटवे बना रहा और फिर 1601 में अकबर ने इसे भी मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया। तो इस स्टूडेंट की नोटबुक के पन्ने पलटते हुए हमने ये देखा कि कैसे दिल्ली सल्तनत के कमज़ोर होते ही पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर कला, संस्कृति और एक नई पहचान का दौर शुरू हुआ। तो आखिर में एक सवाल ज़रूर उठता है कि इन सभी राज्यों में से वो कौन सा राज्य था जिसकी सांस्कृतिक और वास्तुशिल्प की विरासत आज भी सबसे गहरी छाप छोड़ती है।